Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I am going to discuss with you one of the important video for all of you. Today I am going to discuss with you the syllabus. This is the official syllabus for the post of accounts officer या फिर मैनेजर फाइनेंस ट्रेनिंग का हम अभी डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस। ये बिल्कुल ऑफिशियल सिलेबस है। एमपी पीजीसीएल ने आप लोगों के लिए ही ये सिलेबस निकाले हैं। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू एवरीथिंग, क्या क्या है इसमें, कौन कौन सा इसमें सब्जेक्ट पूछा जाएगा, वेरियस टाइप्स ऑफ यहाँ पे टॉपिक्स है और सब्जेक्ट्स है। सो आई विल डिस्कस विथ यू एवरीथिंग इन दिस वीडियो कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट भी रहने वाले हैं। ओके और इसमें क्या एक्सपेक्टेड एग्जामिनेशन डेट होगा। सो आई विल डिस्कस विथ यू एवरीथिंग इन दिस वीडियो, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल दैट कि आपको आपका बहुत सारे और भी एग्जामिनेशंस आने वाले हैं, जैसे कि बीएचईएल का एग्जामिनेशंस आने वाला है और एमपीपीजीसी का मैं बताऊंगा कितना दिन में होने वाला है। और इसके बाद आप और आपका एग्जामिनेशन जो बचा हुआ है वो यूपी पीजीसीएल जो यूपी में एग्जामिनेशन होना बाकी है अभी। इसके बाद आपका एनएमडीसी एआईसी ओके एचसीएल। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ द पीएसयू एग्जामिनेशन, सो कोर्सेज आर अवेलेबल on my website himansuranClasses.in. Link is also given in description box of this video. Okay, so today I'm going to discuss with you, this is the official syllabus for the post of accounts officer or manager finance training. ओके सो यहाँ पे पोस्ट कोड है 4, नेम ऑफ द पोस्ट है अकाउंट्स ऑफिसर और मैनेजर फाइनेंस ट्रेनिंग। यहाँ पे जो मिनिमम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा था तो ये तो फॉर्म ऑलरेडी भरा जा चुका है। ठीक है, तो बात कर लेते फिर भी यहाँ पे कि कौन कौन लोग यहाँ पे एलिजिबल थे। यहाँ पे सीए सीएमए और जो भी लोग एमबीए फाइनेंस थे और पीएचडी फाइनेंस, तो लोग यहाँ पे एलिजिबल थे। ठीक है, तो जो जो लोग ने फॉर्म भरा है इस एग्जामिनेशन के लिए, तो उन लोगों के लिए आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आप लोगों के लिए हमेशा सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे रिलेवेंट कंटेंट पूरे फाइनेंस में हम ही आपको बताते हैं। तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमेशा इंपॉर्टेंट जानकारी सबसे पहले मिलते रहे। और एक काम करिए, मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां सबको पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो ये ऑफिशियल सिलेबस है। यहाँ पे पहले आपको अकाउंटिंग दिया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यहाँ पे लिखा है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में काम करिएगा, जितना भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसका नाम और नंबर याद कर लीजिएगा। एएस के अलावा इंड एएस का भी नाम नंबर याद कर लीजिएगा। एएस एज वेल एज इंड एएस का नाम और नंबर याद कर लीजिएगा। इसके बाद इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सब कुछ कवर हो जाएगा इसमें। ठीक है, सो एएस और इंड एएस का जो भी है नाम और नंबर, मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन में नाम और नंबर ही पूछता है। ठीक है, बहुत ही कम एग्जामिनेशन ऐसा देखने को मिलता है कि अंदर से एएस के अंदर से सम्स या फिर थ्योरेटिकल पूछा जाता है, बहुत ही कम होता है, रेयर केसेस होता है। मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन में देखा जाता है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम है, क्या है नाम, उसका नंबर पूछ देता है या फिर नंबर दिया रहता है तो पूछ देता नाम क्या है। ठीक है, तो एएस और इंडियस का नाम और नंबर इंपॉर्टेंट होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लीजिएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या चीजें आता है वो सब चीजें पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, यहाँ पे लिखा है फाइनेंशियल कंपनी एक्ट के हिसाब से भी देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ। एनपीओ से रिलेटेड भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, हायर परचेस लिखा है, हायर परचेस ओके, लीज, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, पार्टनरशिप अकाउंटिंग। यहाँ पे पार्टनरशिप अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट रहेगा, पार्टनरशिप अकाउंटिंग से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक थ्योरेटिकल चैप्टर अकाउंटिंग इन कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट, ये थ्योरेटिकल चैप्टर है। ठीक है, सो यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। फाइनल अकाउंट, बैलेंस शीट ओके, सो ये सब चीजें हो गया। शेड्यूल 3 से रिलेटेड जितना भी चीजें हैं शेड्यूल 3 से रिलेटेड वो सब चीजें आप देख लीजिएगा कि बैलेंस शीट में किसके अंदर क्या क्या चीजें आता है। ठीक है, डिप्रिसिएशन, हाँ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात किया जाए तो रेशियो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। कैश फ्लो भी इंपॉर्टेंट है, फंड फ्लो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इश्यू ऑफ शेयर्ड अकाउंटिंग, डिवेंचर 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 एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ओके, सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट का बात किया जहाँ पे, तो रेशियो एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, कैश फ्लो इंपॉर्टेंट है, फंड फ्लो इंपॉर्टेंट है, पार्टनरशिप अकाउंटिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनपीओ के हिसाब से यहाँ पे लिखा है, पर यहाँ पे आप शेड्यूल 3 के हिसाब से भी देख लीजिएगा। ठीक है, और बैलेंस शीट का जो भी अंदर का जो भी चीजें किसके अंदर क्या आता है वो सब चीजें आप ध्यान में रखिएगा शेड्यूल 3 के हिसाब से। ओके, और ये इसका नाम और नंबर याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हो गया। आगे बढ़ते हैं लॉ में। ठीक है, यहाँ पे लॉ में देखिए, यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्टेड है, इंडियन कॉन्ट्रैक्टेड, तो ये तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको आपको देखिएगा कि जितना भी पीएसयू का एग्जामिनेशन हुआ होगा, जितना भी पीएसयू का एग्जामिनेशन हुआ होगा, सभी एग्जामिनेशन में आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्टेड से क्वेश्चन देखने को मिलता होगा। सो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है 8081, फिर उसके बाद पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीएफ एक्ट, ठीक है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, कंपनी एक्ट,
पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है। हम जो आप लोगों के लिए जो कोर्सेस बनाए हैं उसमें सब कुछ कवरेज रहेगा। हम आपको सभी जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट वाइज भी और चैप्टर वाइज वाइज और टॉपिक वाइज एमसीक्यूज बनाया हुआ है। हम जो आपको कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें कि 6000 प्लस एमसीक्यूज और 32 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हम आपको प्रोवाइड करें, जिससे कि आपको ये पता चल पाएगा कि पेपर आता कैसे। जैसे कि यहाँ पे देखें इतना सारा लॉ पूछा जाता है, तो मोस्ट ऑफ द पेपर आप देखिएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि सभी पेपर में लगभग इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। बाकी हम आपको ये बताएंगे कि इसमें जैसे कंपनी एक्ट है तो पूरा कंपनी ले लिया तो इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है, ठीक है। अगर आप वो पेपर अभी सोल्व करते हो तो आपको काफी ज्यादा हेल्प होगा, ठीक है। सो हम आपको ऑलमोस्ट अगर क्वेश्चन पेपर का एमसीक्यूज और जो 6000 प्लस एमसीक्यूज है जो कि कोर्सेज में है, ठीक है, अगर टोटल मिला दीजिएगा तो 10,000 प्लस एमसीक्यूज रहने वाला है, ठीक है। सो वो कोर्सेस आपको मिल जाएगा मेरे वेबसाइट पे, तो आप विजिट करिएगा, वहां पे आपको सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे भी बात करते हैं कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट का इंपॉर्टेंट देखे, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। यूनियन कॉन्ट्रैक्टर काफी इंपॉर्टेंट है, बोनस एक्ट इंपॉर्टेंट है और ग्रेचुइटी और पीएफ, ठीक है। कंपनी एक्ट का यहाँ पे बात किया जाए तो कंपनी एक्ट तो लिख दिया, तो कंपनी एक्ट में इंपॉर्टेंट क्या है। कंपनी एक्ट में इंपॉर्टेंट है डिविडेंड का जो चैप्टर होता है, डिविडेंड डिविडेंड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि सेक्शन 123 से 127 तक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डायरेक्टर का सेक्शन ले लीजिएगा, डायरेक्टर का सेक्शन 149 से यहाँ पे इस सेक्शन स्टार्ट होता है डायरेक्टर का, ठीक है। तो डायरेक्टर का 149 से 204 तक चलता है इसमें। पर यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट होता है स्टार्टिंग का इनिशियल स्टेजेस में जितना भी सेक्शन से एक बार जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद एक ऑडिट कमेटी करके एक सेक्शन होता है, सेक्शन 177 ऑडिट कमेटी, वहां से देखा जाता है कि मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आप मेरा कोर्सेज परचेस करोगे तो सब कुछ उसमें कवरेज रहेगा, सब कुछ उसमें दिया हुआ है, ठीक है। सो डिविडेंड है, डायरेक्टर हो गया, उसके बाद प्रोस्पेक्टस एक चैप्टर है प्रोस्पेक्टस का, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस है, प्रोस्पेक्टस का नाम पूछ देता है, उसका सेक्शन नंबर पूछ देता है और उसको क्या बोला जाता है ये भी चीजें पूछा जाता है। तो प्रोस्पेक्टस को अच्छा से करके जाइएगा। तो ये सब चीजें अगर आप कर लेते हैं कंपनी एक्ट में तो मोस्ट ऑफ द चीजें कवर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑडिट से रिलेटेड लिखा नहीं है तो मैं बता दूं, यहाँ पे एक काम करिए आप, ऑडिट का जो सेक्शंस है 139 से लेकर के जो सेक्शन 148 तक है, ठीक है। यहाँ पे ऑडिट से रिलेटेड लिखा नहीं है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे लॉ में ही कवर करा देता हूँ, क्योंकि अगर जो ऑडिट का जो सेक्शन होता है वो भी तो जो ऑडिटर का जो सेक्शन है वो तो कंपनी एक्ट के अंदर कवरेज ही है, ठीक है। तो जो सेक्शन है 139 से लेकर के 148 तक, जिससे कि जो भी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है ऑडिटर का, नॉर्मली स्टेट ऑडिटर या फिर कॉस्ट ऑडिटर या फिर इंटरनल ऑडिट का जो सेक्शन है 138 है, ठीक है। तो स्टेट ऑडिटर का जो 139 से अपॉइंटमेंट है, 140 रिमूवल एंड रेजिग्नेशन, 141 क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन, 142 रेम्यूनरेशन, 143 पावर एंड ड्यूटी, 144 ऑडिटर नोट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज, 145 146 147, और सबसे जो लास्ट में जो सेक्शन है वो 148 है जो कि कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड है। और जो 147 जो है वो बोलता है पेनल्टी से रिलेटेड है, जो कि अगर कोई भी डिफॉल्ट करता है तो सबसे 147 में उसमें पेनल्टी दिया 147 में। तो सब जो चीजें मैं बताया अभी आपको इसको नाम और सेक्शन नंबर भी याद करिएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन में देखिएगा पेपर में कि सेक्शन नंबर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये सब पूरा डिटेल में बता दिया आपको कंपनी एक्ट में। आई होप सो कि आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। पार्टनरशिप एक्ट है, ओके, तो पार्टनरशिप एक्ट भी एक बार ओवरव्यू देख लीजिएगा। पार्टनरशिप से इजी क्वेश्चन ही आता है, ज्यादा कुछ हार्ड क्वेश्चन यहाँ से देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग का बात किया जाए यहाँ पे, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में यहाँ पे मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। मटेरियल से देखा जाता है कि यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है, मटेरियल से थ्योरेटिकल क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है, सम्स भी पूछा जाता है, मोस्ट ऑफ द यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। लेबर, ओवरहेड, लेबर से ओवरहेड से बहुत ही कम क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट में रहेगा जो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। बाकी जॉब जॉब कोस्टिंग, बैच कोस्टिंग भी लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हाँ इंपॉर्टेंट यहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग रहने वाला है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग रहने वाला है, और बजट एंड बजटरी कंट्रोल और ब्रेक इवन पॉइंट, तो ये भी आपको मार्जिनल के अंदर ही कवरेज हो जाता है, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट भी, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन में। यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बात किया जाए यहाँ पे, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है वो भी हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो इनिशियल स्टेज में जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन है वो उसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन का चीजें हैं यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे फाइनेंस एफए में बात किया जाए तो वर्किंग कैपिटल देख लीजिएगा। इसके अलावा मैं बता दूं, देखिए कैश फ्लो तो ऑलरेडी कवरेज हो चुका है अकाउंटिंग में, तो कैश फ्लो इसका पार्ट भी होता है, एफएम का भी पार्ट होता है, पर ऑलरेडी कवरेज हो चुका है, तो उसका बात तो वहां पे कर लिए थे। एफएम में और आप देख रेशियो एनालिसिस में ऑलरेडी वहां पे कवरेज हो चुका है।
अकाउंटिंग में। तो यहाँ पे एक और चैप्टर है, वो है कैपिटल बस्टिंग। कैपिटल बस्टिंग इंपॉर्टेंट होता है, कैपिटल बस्टिंग देख लीजिएगा। कैपिटल बस्टिंग एक और चैप्टर यहाँ पे होता है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है लिवरेज। ये दो चैप्टर यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी नहीं है, ठीक है, पर ये दोनों चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। बाकी एफए में और भी चैप्टर है, जैसे कि कैश फ्लो हो गया, फंड फ्लो हो गया और रेशियो एनालिसिस हो गया। तो ऑलरेडी हम लोग उसको अकाउंटिंग में डिस्कस कर चुके हैं, तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो फिर से डिस्कस करने का मतलब नहीं बनता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इनकम टैक्स में देख लीजिए कि इनकम टैक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे इनकम टैक्स में पूरा लिख दिया इनकम टैक्स 1961। तो इनकम टैक्स में क्या क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बता दूं आपको, जो टीडीएस है, एडवांस टैक्स है और रिटर्न फाइलिंग है, जो छोटा छोटा चैप्टर जो भी है ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पीएसयू में ऐसा देखा जाता है, जो छोटा चैप्टर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू 5 हेड्स ऑफ इनकम, जैसे कि सैलरी, हॉस्पिटलिटी, बिजनेस, पर्सन कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। जो भी 5 हेड्स ऑफ इनकम है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो छोटा छोटा चैप्टर है, जैसे क्लबिंग हो गया, अदर जो क्लबिंग हो गया, इसके अलावा क्लबिंग के अलावा जिस बात किया जाए, टीडीएस हो गया, टीसीएस हो गया, एडवांस टैक्स हो गया, और भी जैसे है आपका सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, वो भी चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है उसको बस एक ओवरव्यू कर लीजिएगा। उसमें से 5 हेड्स ऑफ इनकम में सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट का बात की जाए तो पीजीपीपी रहता है, पीजीपीपी से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जीएसटी। जीएसटी में बात की जाए तो जीएसटी सिर्फ लिख दिया, तो जीएसटी तो काफी, एक तो सब्जेक्ट ही है जीएसटी। तो यहाँ पे अगर बात की जाए इंपॉर्टेंट का, तो जीएसटी का जो स्टार्टिंग का जो थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, जो बेसिक्स होता है, बेसिक जो टर्मिनोलॉजी होता है वो देख लीजिएगा, कितना रेट है, किस पर क्या रेट एप्लीकेबल होता है, मिनिमम रेट क्या है, मैक्सिमम रेट क्या है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 क्या होता है, ठीक है, जीएसटी काउंसिल क्या है, ओके, जीएसटी इन क्या है। उसके अलावा बात किया जाए तो टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई और कंपोजिशन स्कीम होता है, जो छोटे सप्लायर से के लिए गवर्नमेंट ने बनाया है कंपोजिशन स्कीम, छोटे डीलर्स के लिए, ओके। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो वैल्यूएशन देख लीजिएगा। वैल्यूएशन में बेसिक्स ही पूछा जाता है, उतना कुछ हार्ड यहाँ पे सम्स नहीं पूछा जाता है, ठीक है। आगे उसमें उसके बाद बढ़ते हैं, तो जो रिटर्न से रिलेटेड है, जितना भी रिटर्न होता है जीएसटी का रिटर्न, वो जीएसटी का रिटर्न देख लीजिएगा, नाम और नंबर, नाम नंबर उसको देख लीजिएगा, जीएसटी ऑलमोस्ट कवरेज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इकोनॉमिक्स भी पूछा है, तो इकोनॉमिक्स भी यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो इकोनॉमिक्स भी को करके जाना पड़ेगा। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, अभी तो थ्योरेटिकल पोर्शन है डिमांड सप्लाई का। हम जो आपको कोर्सेज प्रोवाइड करेंगे इसमें इकोनॉमिक्स का, हम आपको नोट्स के साथ साथ एमसीक्यूज भी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। हम आपको जितना कोर्सेज में हम आपको जितना प्रोवाइड कर रहे हैं उतना आपको कोई नहीं प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, आप खुद देख लीजिएगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, इसके अलावा एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करेंगे। लॉ ऑफ डिमांड, जैसे आपका सिलेबस में बात किया जाए इकोनॉमिक्स में, तो लॉ ऑफ डिमांड भी रहेगा, मतलब लॉ ऑफ डिमांड है सब, मतलब लॉ ऑफ डिमांड मतलब कि लॉ ऑफ डिमांड मतलब क्या होता है, और सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सप्लाई क्या होता है, लॉ ऑफ रिटर्न ऑफ स्केल, प्रोडक्शन कंसेप्ट, सारा चीज अगर देखा जाए तो सारा चीजें इंपॉर्टेंट ही है। मोनोपोली क्या है, मोनोपोलिस्टिक क्या है, तो आपको एग्जांपल दे देगा, कुछ एक सेंटेंस दे देगा, बोलेगा बताओ कि मोनोपोली के अंदर आएगा, मोनोपोलिस्टिक के अंदर आएगा, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आएगा, ओके, ओलिगोपोली के अंदर आएगा। सो यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन लिखा नहीं है, पर परफेक्ट कंपटीशन होता है, मोनोपोली होता है, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक होता है, ओके, ओलिगोपोली होता है, बहुत सारी चीजें होता है जो कि आपको सेंटेंस दे देगा, आपको पूछेगा, तो आपको समझ, आप अगर आप करके जाओगे एक बार भी, अगर आप गो थ्रू करके जाओगे तो डेफिनेटली आप उसको ठीक कर सकते हो। प्राइस डिटर्मिनेशन हो गया, यहाँ पे नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है इकोनॉमिक्स में, उसको आप करके जाइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। यहाँ पे स्टैट्स भी पूछा जा रहा है, स्टैटिस्टिक्स में देख लीजिए, सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, कोफिशिएंट, एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डिविएशन रेंज का, ये सब चीजों का, उसको एक बार देख लीजिएगा, कहीं पूछ दे, ठीक है। बहुत ही कम पीएसयू में देखने को मिलता है स्टैट पूछता है, पर यहाँ पे अगर सिलेबस में लिखा है तो डेफिनेटली पूछ ही सकता है इन लोग, ठीक है। सो ये सब चीजें हैं जो आपका सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस है, ये जो सिलेबस है ऑफिशियल है, और 75 मार्क्स कवरेज करता है आपका टोटल पेपर का। आपका जो पेपर होने वाला है 100 मार्क्स का पेपर होगा, और आपको 2 घंटे दिया जाएंगे इस एग्जामिनेशन के लिए। इसमें 75 जो क्वेश्चन होंगे वो आपका टेक्निकल पार्ट से होगा। टेक्निकल मतलब यही जो अभी हम डिस्कस किए, ओके, टेक्निकल मींस यही जो हम डिस्कस किए कि जो भी फाइनेंस एंड अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन 75 क्वेश्चन होंगे, और 25 जो क्वेश्चन हो गए उसमें आपका जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ, इंग्लिश, जो कि नॉर्मली हर पीएससी में पूछा जाता है, नॉन टेक्निकल, ऐसे वैसा ही आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। सबसे अच्छा यहाँ पे बात यहाँ पे है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको जितना हो सकता है प्रिपरेशन, जितना अच्छा प्रिपरेशन करिए, जितना हो सकता है पहले तो टिक कर लीजिए कितना सही है, उसके अलावा कुछ नहीं भी आता उसको भी टिक करके आइए, कहीं कुछ तो नंबर उससे भी बढ़ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है, तो काफी अच्छा अपॉर्चुनिटीज है। और बात की जाए इसका एग्जामिनेशन का,
तो ऐसा देखा गया है कि एमपीपीजीसीएल का एग्जामिनेशन बहुत ही जल्द कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है, एज पर जो प्रीवियस जो भी इसका रिक्रूटमेंट आया था उसके हिसाब से बात किया जाए तो मोस्ट प्रोबेबली इसका एग्जामिनेशन आपको मई में देखने को मिल सकता है। मई एंड में इसका मतलब मई 15 के बाद ही इसका एग्जामिनेशन मोस्ट प्रोबेबली इसका एग्जामिनेशन हो सकता है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली है कि मई में इसका एग्जामिनेशन हो सकता है, तो प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर अभी भी प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो तो करना स्टार्ट करिए, क्योंकि इन लोग ने अगर ऑफिशियल सिलेबस निकाल दिया डेट मींस कि इन लोग रेडी हो गया है एग्जामिनेशन लेने के लिए। ठीक है, सो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो इस पोस्ट के लिए तो इसके लिए हम कोर्सेस ऑलरेडी लॉन्च कर दिए हैं। तो कोर्सेस अगर आपको परचेस करना है तो आप मेरा वेबसाइट पे विजिट करिए। मेरे वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वीडियो का, ठीक है, himanshu.classes.in। लिंक इज आल्सो गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक यू।